साथ। और गोरखपुर से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर यह बड़ी खबर। गोरखपुर मंदिर में हुआ है कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। बीजेपी नगर अध्यक्ष राजेश ने लोगों को सदस्य बनवाया है, इस अभियान से जोड़ा है और फोन से लोगों को सदस्य बनाया गया है। सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं के साथ बकायदा सेल्फी भी ली है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ने की उन्होंने बात भी कही है। तो ये आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और उन्होंने कई लोगों को इसमें जुड़ने की भी बात कही है और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ सेल्फी भी ली है। और ये आप तस्वीर देख सकते हैं, सेल्फी लेते वक्त की ये तस्वीरें हैं। तमाम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली सितंबर से अपना सदस्यता अभियान, राष्ट्रीय सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया है। पूरे देश के अंदर हर 6 वर्ष में सदस्यता अभियान का एक कार्यक्रम संचालित होता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के इस राष्ट्रवादी मिशन के साथ जुड़े हुए हर कार्यकर्ता को अपनी सदस्यता का रिन्यूअल करना होता है, या जो नए मतदाता आए हैं या जो लोग भारतीय जनता पार्टी के इस मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, वे सभी इस अभियान का हिस्सा बनते हैं। और आज ये मुझे अच्छा लगा कि जिस बूथ पर मुझे लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय के चुनाव में स्वयं मतदान करने का अवसर प्राप्त होता है, उस मतदान केंद्र पर सदैव भारतीय जनता पार्टी विजयी होकर के जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनपद गोरखपुर में विकास परियोजनाओं को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की है। वहीं मंच से सीएम योगी ने गोरखपुर की जनता की 635 करोड़ की 5 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में हम एक और व्यवस्था करने जा रहे हैं। कोई सोचता था पहले सड़क जब मैं सांसद था तो सिंगल लेन की होती थी, यानी बहुत संकरी 3.5 मीटर की सड़क। इसके लिए भी हमें हर साल लड़ना पड़ता था क्योंकि गड्ढे हो जाते थे और यहाँ जीतपुर बाजार में तो वो पुलिया बार बार टूट जाती थी, सड़क की बाधित हो जाती थी। आज तो टूटने का सारा विवाद समाप्त। अब तो सड़क आपकी 4 लेन की बन रही है। जैसे गोरखपुर लखनऊ मार्ग है, ऐसे ही यह मार्ग भी है आपका। और आने वाले समय में हम एक और व्यवस्था करने जा रहे हैं, इसको भी सुनिए। एक और काम करने जा रहे हैं, अभी भी वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन एक और काम करने जा रहे हैं। यद्यपि आपके लिए तो एक और आसान रास्ता है, यहां से आप छोटा पकड़ लेंगे, वहां से सीधे आप लखनऊ रोड को पकड़ लेंगे तो सीधे सहजनवा पहुंच जाएंगे। सहजनवा से लखनऊ की दूरी मात्र 3 घंटे के अंदर पूरी हो सकती है, मात्र 3 घंटे लगेंगे। लेकिन एक सड़क यहां से जुड़ेगी और इसी सड़क को हम डोमिनगढ़ से लेकर के बंदे बंदे डोमिनगढ़ ले लेंगे। डोमिनगढ़ से सीधे सहजनवा आप पहुंच जाएंगे और सहजनवा से 3 घंटे में लखनऊ। अब सोचो, गांगी बाजार से लेकर के टिकरिया, गांगी बाजार से लेकर के सिकटौर तक पूरी सड़क जो पहले 3.5 मीटर की थी, अब आपको यह लगभग 16-17 मीटर की सड़क बहुत अच्छे मार्ग के रूप में मिलेगी। यानी जिस सड़क को तय करने में आपको आधा घंटा लगता था, आज 5 मिनट में आप गांगी बाजार से सिकटौर आ जाएंगे जब इस सड़क बन जाएगी। आसान होगा जीवन, व्यवसाय बढ़ेगा, रोजगार का सृजन होगा और ऐसे ही प्रदेश के अंदर सड़कों का जाल हर रोज इसी रूप में बिछाने का काम हो रहा है। और आज उसी कार्य की सौगात देने के लिए हम सब आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं।
और वहीं सीबीआई ने कैंटोनमेंट बोर्ड कार्यालय पर कार्रवाई करते हुए छापेमारी की है। आपको बता दें कि सपा नेता पवन पांडे ने विकास कार्यों के टेंडर में लगभग 25 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था, जिसके चलते सीबीआई कैंटोनमेंट बोर्ड के कार्यालय पर यह कार्रवाई जारी है। ये कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ हैं यशपाल सिंह। इन्होंने कई करोड़ों का ठेकेदारों से मिलकर कैंटोनमेंट बोर्ड में भ्रष्टाचार किया। अरे भ्रष्टाचार इनका खुल गया। इन्होंने चोरी की कैंटोनमेंट बोर्ड में, ठेके पट्टे में रुपया कमाया, वो पूरा खुल गया इनका भ्रष्टाचार। आज जब इनका भ्रष्टाचार खुल गया तो जिन लोगों ने खोला, जिन लोगों ने सारे कागज पत्र इकट्ठा किए इनके भ्रष्टाचार के, तो अभी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, नस निकाल रहे हैं। लेकिन हम लोग जो है देश के रक्षा मंत्री से मांग कर रहे हैं कि इनके समय में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जितना कागजों में हेराफेरी हुई है, इनके समय में जितना ठेका पट्टा दिया गया, सबकी जांच की जाए। अगर ये भ्रष्टाचार के दोषी भाई हैं, मैंने जब तक सबका इल्जाम लगाया, तथ्यों कागजों के आधार पर कागज अभी मरता नहीं है, सारे प्रमाण के साथ कि इनके समय में जितने ठेके पट्टे दिए गए सब में कागज पूरे नहीं है। जब कागज पूरे नहीं तो ठेका दिया कैसे गया? उसका पेमेंट आपने जारी कर दिया, एफडी जारी कर दी, इसका मतलब आप भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, आपने कमीशन खाया है। इनके ऊपर रक्षा मंत्रालय विभाग जांच कराए और इनके सारे अधिकार सीज करे और इनको कड़ी कार्रवाई में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दे। ये वही जमीन है जिसपे दावा किया जा रहा था सोशल मीडिया पे और कुछ अखबारों में, चुनिंदा अखबारों में जो निकाली गई थी, ये वही जमीन है जो बताया गया था कि इस जमीन पे, ये आर्मी की जमीन है और इस सरकारी जमीन पर श्री 108 रविशंकर और बाबा रामदेव और अडानी को जमीन दी गई है। ये वही जमीन है, कैमरे से दिखा रहा हूँ, कैमरे के माध्यम से। ये जमीन है जो बड़े बड़े फ्लैट बने हैं, बनाने के लिए कहा गया था, जो फ्लैट बनाए गए हैं या बनाए जाएंगे या उद्योगपतियों को दी गई है, सरकार ने दी है, और ये जमीन आर्मी की है। तो ये बिल्कुल गलत है और ये भ्रामक है, क्योंकि कमिश्नर गौरव है कि ये जो आर्मी की जमीन का जो दावा किया जा रहा है, ये आर्मी की जमीन हो ही नहीं सकती। ये सरकार की नजूल की जमीन है और उत्तर प्रदेश सरकार की ये संपत्ति है। इसमें 2-3 बार बुलडोजर भी चुका है। कई लोग जो यहाँ प्रॉपर्टी डीलर थे, उन्होंने बाकायदा इसकी बिल्डिंग भी बनाई थी, तमाम कुछ, मगर विकास प्राधिकरण ने नाबूद कर दिया था और कुछ जमीनों की खरीदारी भी हो गई थी। एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस जमीन पे ना तो नक्शा बनेगा, ना तो नक्शा पास होगा, ना तो ये बड़ा भवन बनेगा, ना ऐसा कुछ होगा। इस पे जो सरकारी योजनाएं हैं, सरकार का जो पार्क है, जो म्यूजियम है सरकारी, वैसी चीजें हैं, कुछ किसानों की जमीन है। गौरव दयाल कमिश्नर ने बताया है कि ये जो जमीनें हैं, ये ना तो सरकार, ये तो सरकार की जमीनें हैं और ना तो ये मिलिट्री की जमीनें हैं। ये मिलिट्री के लिए कभी अभ्यास करने के लिए, खून कूद के लिए, गोलाबारी के लिए दिया गया था, पर जब से राम मंदिर बना है तब से, क्योंकि घनी आबादी अयोध्या में जो जमीनों में उछाल आया है, जमीनें बेशकीमती हुई हैं, तो ये जो आर्मी को जमीन दी गई थी और ये माधे जमता से सटे हुए, तो ये जमीन उनसे वो रिहर्सल के लिए दी गई थी, वो जमीन सरकार ने ले लिया है। और ये जो जमीन है, ये सरकार स्वयं अपने जो म्यूजियम, जो सबसे बड़ा म्यूजियम बनेगा राम मंदिर का, और तमाम, चाहे खेल मैदान हो, चाहे 35 एकड़ की पार्किंग हो, चाहे सीता झील हो, यही बनेगा। और जो तमाम सोशल मीडिया और अखबारों में दावा किया जा रहा है कि यहाँ पे रामदेव, अडानी और रविशंकर को जमीन दी गई है, ये पूर्णतः गलत बताया गया है और ये जमीन सरकारी और किसानों की है। तो जिला प्रशासन ने यह भी बताया है कि जो लोग यहाँ प्रॉपर्टी डीलरों के चक्कर में जमीन ले रहे हैं, तो वो सावधानी बरतें, उससे दूर रहें, क्योंकि ये जमीनें सरकार की है और नजूल की है। ऐसा किसी को जमीन नहीं दिया गया है, ये कमिश्नर गौरव दयाल का कहना है। वीडियो पर्सन के साथ BS लाठी, जनता टीवी, अयोध्या। और लखनऊ बार में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 9 सितंबर को अधिवक्ता वोट डालेंगे और 11 और 12 को काउंटिंग इसमें होनी है। चुनाव की पारदर्शिता को बनाए रखते हुए ड्रोन कैमरे और CCTV कैमरों की मदद दी जाएगी और इसको लेकर एल्डर कमेटी के चेयरमैन सरोज कुमार शुक्ला ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, वो एक बार देख लेते हैं। पूरे भारत में अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी एसोसिएशन यानी कि लखनऊ बार एसोसिएशन में चुनाव होने जा रहा है। एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन सरोज कुमार शुक्ला जी हमारे साथ हैं। सर, बड़ी जिम्मेदारी है, किस तरह से पूरा पैमाना खाका तैयार किया गया है चुनाव को लेकर? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने 31 जुलाई सन 2024 को एक आदेश पारित किया था। एक अवमानना याचिका में उन्होंने एक आदेश पारित किया इस चुनाव को कराने के लिए। उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, मुझे एज ए चेयरमैन उन्होंने डिप्यूट किया है।
तो इसके लिए हमने निष्पक्ष चुनाव हो, हमने मतदान केंद्र को 3 ब्लॉक में डिवाइड किया है, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और ब्लॉक सी। ब्लॉक ए में हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर्स जिनकी ड्यूटी हमने लगाई है, हमने 14 भागों में विभक्त की अपनी पूरी वोटर लिस्ट को। तो वहां पर जब कोई व्यक्ति जो हमारा मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए जाएगा, तो सबसे पहले उसकी वहां सीओपी चेकिंग होगी और गेट पर ही उस चेक कर लिया जाएगा कि उसके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। वहां पर उसकी सीओपी लखनऊ बार एसोसिएशन अगर पाई जाती है तो उसको जो है वहाँ पर उनको एक स्लिप जारी की जाएगी, उस स्लिप को लेकर के वो जाएंगे ब्लॉक बी में। ब्लॉक बी में हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स बैठे हैं, वो देखेंगे अगर सब चीज़ ठीक है तो वहाँ पर उनको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा, उसको डिक्लेरेशन फॉर्म भरेंगे। डिक्लेरेशन फॉर्म में इस बात को उन्हें डिक्लेयर करना होगा कि हम आज के पश्चात 3 वर्षों तक किसी भी अन्य बार एसोसिएशन में वोट नहीं देंगे और हमारी सीओपी जो है वो लखनऊ बार एसोसिएशन की है। तब हमारा अगर जो रिटर्निंग ऑफिसर है संतुष्ट होने के बाद उनसे सिग्नेचर कराएगा और वहाँ से उनको एक काउंटर पार्ट जारी करेगा और वो काउंटर पार्ट लेके वो जाएंगे वैलेट ब्लॉक सी में, जहाँ वैलेट अधिकारी बैठे हैं, वो वैलेट उनको देंगे और वैलेट जो है वो अपने मत का प्रयोग करने के बाद हमारी वहाँ पर जो बॉक्सेस रखे हैं उसमें डाल करने के बाद में एग्जीगेट से बाहर चले जाएंगे। अगर दूसरे बार का मेंबर है वो कैसे आप चेक करेंगे कि किसी दूसरे बार का मेंबर है लखनऊ बार के उसमें वोटिंग करने? देखिए, उसमें बार काउंसिल उत्तर प्रदेश ने एक सीओपी कार्ड जारी किया है, एक सीओपी सर्टिफिकेट कार्ड के साथ जारी किया है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है लखनऊ बार एसोसिएशन, क्योंकि जिसमें सीओपी बनाई जा रही थी उसमें एक ऑप्शन था उस फॉर्म में कि आप किस बार के अपना वोटिंग राइट रखना चाहते हैं। देखिए, मेंबर अकॉर्डिंग टू मॉडल बायलॉज हम मेंबर तो पूरे भारतवर्ष में किसी बार एसोसिएशन हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश में किसी बार एसोसिएशन हो सकते हैं, लेकिन वोटिंग राइट जो होता है वो हमको एक जगह ऑप्ट करना पड़ता है। तो जिन लोगों ने लखनऊ बार एसोसिएशन ऑप्ट किया है उनकी सीओपी पर ये लिखा हुआ है लखनऊ बार एसोसिएशन। जिस समय सीओपी जारी की गई थी बार काउंसिल से, उसमें किसी सीओपी पर बार एसोसिएशन ऑफ लखनऊ लिखा है। हमने उसको परमिट किया है क्योंकि उसमें सेंट्रल बार और लखनऊ बार के अलावा अन्य कोई बार एसोसिएशन का जिक्र नहीं है, तो हमने उसको परमिट किया है कि बार एसोसिएशन ऑफ लखनऊ अगर उसने ऑप्ट लखनऊ बार किया है तो हम उसको वोटिंग राइट रहेगा। अगर उसमें सेंट्रल बार, अद बार, मोहल्लागंज बार, बीकेटी बार, रॉयल बार, जो अन्य कोई बार का अगर जिक्र है तो हम उसमें जो है उसको परमिट नहीं करेंगे। बड़ी संख्या है वक्ताओं की, 15,000 से ज्यादा करीब इस बार में मेंबर्स हैं। एक दिन में वोटिंग हो जाएगी या इसके लिए? हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो बैलेट बॉक्स बनाए, बैलेट बूथ जो बनाए, जहाँ पर बूथ बनाए हैं उनकी संख्या पिछले वर्षों से काफी अधिक कर दी है। लगभग 120 व्यक्ति एक बार में वोट कास्ट करेगा। पता है 120 जो वोटर हैं, हमारे एडवोकेट हैं, वो उसमें वोट अपना कास्ट करेंगे और संख्या हमारे पास 4,000 के आसपास की है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने किसी लंच का उसके अंदर कोई प्रावधान नहीं, हमारा लंच नहीं होगा। हमारे जो चुनाव अधिकारी हैं वो वहाँ पर वहाँ पर कोई लंच नहीं करेंगे। अपना लंच जो है उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था हमने कर रखी है कि जो एक व्यक्ति को अगर लंच करना होगा तो दूसरा व्यक्ति वहाँ पर बैठ के कार्य करेगा, इसलिए वोटिंग निरंतर चलती रहेगी, है ना। अच्छा, पुलिस से कुछ बात हुई आपकी? जो अधिकारी हैं वो किस तरह सपोर्ट करेंगे आपको? पुलिस, चूंकि माननीय उच्च न्यायालय ने स्ट्रेट अवे डायरेक्शन कमिश्नर ऑफ पुलिस लखनऊ को दिया है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लखनऊ को दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप कहा चेयरमैन के डिमांड के हिसाब से आप उनको जो है पुलिस व्यवस्था उपलब्ध कराएं। मेरी एसीपी और डीसीपी से बात हुई है, उन्होंने पर्याप्त पुलिस बल में हमको रैपिड एक्शन फोर्स, पीएससी और लोकल पुलिस जिनकी संख्या लगभग 200 से 250 करीब होगी आसपास, उसकी वो रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सवाल आपसे बस ये है कि वोटिंग किस दिन होगी और रिजल्ट किस दिन आएगा? देखिए, वोटिंग जो है 9 सितंबर 24 को प्रातः 9 बजे से लेकर 5 बजे तक होगी और काउंटिंग जो है वो 10, 11 और 12 होगी। काउंटिंग में सबसे पहले हम जो है कार्यकारिणी सदस्यों की जो है काउंटिंग कराएंगे, उसके पश्चात जॉइंट सेक्रेटरी और उनके साथ में जो पद है, और अंत में प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी काउंटिंग। रिजल्ट भी 12 को ही घोषित हो जाएगा? रिजल्ट को हम 12 को घोषित करेंगे। वो भी जो हमको कंप्लायंस रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल करनी है, हम यहाँ से चुनाव कंडक्ट कराने के बाद में
जो भी विनिंग कैंडिडेट्स होंगे उनकी रोड बना करके दे देंगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक बताना बात बोला कि अंदर की निष्पक्षता के लिए हमने ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया है, हमने सीसीटीवी का इस्तेमाल किया है, हमने 55 इंच के तमाम एलसीडी लगवाए, एलईडी लगवाए हैं जो हमारी बार एसोसिएशन में रहेंगे, हमारे वरांडाज में रहेंगे, हमारे जो और एक 8x12 का हमने टीएफटी लगवाया है जो कि बाहर रहेगा, वो अंदर की गतिविधियों को वोट कास्ट करने की चीज़ को छोड़ करके, क्योंकि वो तो एक गुप्त मतदान है, उसको छोड़ करके बाकी सारी प्रक्रिया बिल्कुल स्पष्ट है, निष्पक्ष है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। सरोज कुमार शुक्ला जी हैं, चेयरमैन हैं लीडर कमेटी के। एक बड़ी जिम्मेदारी भी है और उसके अलावा निष्पक्षता की जहाँ तक बात है उसको लेकर बड़ी तैयारियां की गई है। पुलिस के अफसर भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, एक बड़ी टुकड़ी जो फोर्स की है वो यहाँ पर डिप्लॉय की जाएगी। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जाएगी। यानी कि जितनी बड़ी जिम्मेदारी है उसको निभाने के लिए उतनी ही तत्परता से जो अधिवक्ता हैं वो लगे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में परिवहन विभाग के कार्यालय के बाहर मृतक आश्रितों का लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। दरअसल मामला कोविड में जान गंवाने वाले मृतकों को लेकर है, जिस पर सरकार ने लोगों को नौकरी देने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद मृतक आश्रित न्याय न मिलने पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। परिवहन निगम के तमाम ऐसे मृतक आश्रित हैं जो अरसे से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उनको उनके जो घर के लोगों जान गंवाई है तो उनको नौकरी मिले। और ये 1000 से अधिक लोग हैं 2018 से जो है वो दर दर भटक रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक गए, एमडी से उन्होंने मुलाकात की। अब परिवहन निगम मुख्यालय पीछे धरना भी दिया था और अब वो धरना अंदर था और अब वो सड़क पर आ गए हैं और फुटपाथ पर धरना दे रहे हैं। इस बात को पहले भी कहा जा चुका है कि लगातार निगम प्रशासन जो है वादे कर रहा है कि अगर निगम फायदे में होगा तो उनको पक्की नौकरी मिलेगी और उनको हम जो है ये नौकरी देंगे। अब अरसे बाद जो है बैलेंस शीट तैयार हुई है और आज अफसरों से पता चला है अभी जो है कि 130 करोड़ के फायदे परिवहन निगम है, तो इससे जो है उनकी थोड़ा उम्मीदें बढ़ी हैं। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि अगर उम्मीदें तो बढ़ी हैं, लेकिन ये कौन सा वादा अफसर करे कि जिससे जो है लोगों को धरना समाप्त हो और उनको पता चले कि हाँ जो है ये हमारा काम हो जाएगा। अब आप बताइए क्या चाहते हैं आप? सबसे पहले हमें नियुक्ति पद जब तक नहीं मिलेगा हम धरना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि विगत कई वर्षों से सिर्फ हम लोग को आश्वासन पे आश्वासन मिला है, उसके सिवा कुछ भी नहीं मिला है। यहाँ पे महिलाएं बैठी हैं, हम लोग इतने सालों से परेशान है, ये हम लोग की समस्या कोई सुनने को नहीं तैयार है। न शासन, न प्रशासन, न हमारा विभाग। हमारी महिलाओं को अंदर तक नहीं जाने दिया जा रहा है, न पानी पीने के लिए, न बाथरूम के लिए, न कैसे कैसे। देखिए आप सामने कपड़ा फैलाए हैं सब, क्या स्थिति है इन्हीं लोग से पूछिए। बताइए क्या दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? बहुत सारी दिक्कतें, अंदर वॉशरूम नहीं जाने दिया जा रहा है, पानी पीने के लिए नहीं जाने दिया जा रहा। हम यहाँ परेशान हो रहे हैं, बोलते हैं कि हम आपका परिवार है, परिवार ऐसा करता है। आप बताइए। हेलो, अलीगढ़ से आए हैं भाई। क्या आपकी असली डिमांड है? हैं? नौकरी दी जाए, बच्चा बड़ा हो गया, 12 साल का हो गया, कब हम करेंगे क्या? हैं? बच्चा पढ़ने की उम्र है, पैसा नहीं है, खेती है नहीं, क्या करेंगे? पेंशन कितनी है? 2000 रुपए है, क्या है गुजार भरता? 2000 में अभी 1 लीटर दूध लो वो भी नहीं होगा। बताओ क्या करना चाहिए? तो देखिए सीधे से बात है कि इनका आप क्या बना करता है? जी, मेरा नाम है रियाज खान, मैं बुलंदशहर से रहने वाला हूँ और मेरे पिताजी कोविड दौरान एक्सपायर हुए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की गाइडलाइंस थी कि जो कर्मचारी कोविड पीरियड में एक्सपायर होंगे तो उनको 3 महीने के अंदर नियुक्ति दे दी जाएगी। तो फिलहाल 4 साल होती जा रही हैं, हम दर दर भटक रहे हैं, कोई सुनने वाला हमारा नहीं है। किस पद पर थे आपके पिताजी? चालक पद पे थे, चालक पद पे थे। हमारे पिताजी 4 भाई थे, जिसमें 3 एक्सपायर हुए थे ऑन ड्यूटी पे कोविड से। 15 दिन के अंदर हमारे चाचा ताऊ पापा तीनों एक्सपायर हुए हैं, एक परिवार के लोग। और उनके बच्चे यहाँ भटक रहे हैं रोड पे, यहाँ पे भूखे पेट रहते, शाम को खाना मिलता, उधर जाके बाथरूम में लेटरिन हमारी बहनें, माता बहनें उधर करती हैं। अंदर से एक पानी की बोतल का सहारा नहीं। कल ये रात बीमार हो गई, इनको पानी के लिए यहाँ दवाई खाने के लिए पानी नहीं था, तो यहाँ कोई साधन नहीं था रात को। मैंने इनसे बोला कि 1 बोतल पानी दे दो, पानी का भी इन्हें मना किया। 2 किलोमीटर जाके फिर मैंने एक दुकान से पानी लेके आया। ऐसी परिस्थितियाँ हम लोग के साथ कुछ नहीं। वो पानी भरा है, आप देख लीजिए, या मच्छर काटते हैं, किसी को डेंगू हो रहा, कोई बीमार होता, हम लोग कहाँ जाएंगे सर? हमारी बात। तो देखिए सीधी सी बात है, इन लोगों के में अपना दर्द है कि जो
लोग नौकरी की मांग कर रहे हैं, अरसे धरने पर बैठे हैं, उनको न परिवहन निगम में एक बोतल पानी देने दे रहा, न उनको टॉयलेट की सुविधा दे रहा, और खुद परिवहन निगम के परिवार लोग माने उनका कहते हैं हमारे परिवार लोग हैं, क्योंकि इनके घर वालों ने यहाँ की जान गंवाई है और नौकरी के दौरान। अब देखिए सीधे इनका कहना था कि इनके पिताजी की कोरोना में जान गई थी, तो कोरोना पीरियड सरकार के वादे थे कि 3 महीने में नौकरी दे देंगे, अब इनको 4 साल हो गए नौकरी नहीं मिली है, तो ये समस्या है। तो वही दूसरे लोगों क्या कहना है कि ये चाहते हैं प्रशासन है कि वो कह रहा है कि हमारी बैलेंस शीट फायदे में आ गई है, अब इनकी नौकरी का काम 2-2.5 महीने में हो जाएगा। लेकिन जो धरने बैठे रहे उनको है कि हमें आश्वासन दिया जाए और कंफर्म आश्वासन दिया जाए कितने दिन में नौकरी मिल जाएगी, तब वो धरना समाप्त करेंगे, अन्यथा धरना समाप्त करने का कागार पर नहीं है। तो ये स्थिति है और ये स्थिति का भुगतान निस्तारण कैसे होगा ये समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि 1000 लोग नौकरी के लिए जो है दर दर भटक रहे हैं और वो जो है दिन भर यहाँ सड़क के किनारे अपनी जान दांव पे लगा करके और जो ऐसे माहौल में धरना दे रहे हैं कि जो उनके लिए स्वास्थ्यकर नहीं है। और इसको लेकर के अब जो है परिवहन निगम प्रशासन के अफसर आज अभी आए थे और हम लोगों के सामने उन्होंने कहा कि हमारे 130 करोड़ के फायदे में निगम है और अब जो है नौकरी की उम्मीद बंधी है और 2 महीने की वो नौकरी देने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो धरने बैठे हैं वो चाहते हैं उनको कोई बड़ा अफसर आए और लिखित आश्वासन दे, तब वो धरना खत्म करेंगे। कैमरामैन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। पानीपत में हिंसक हो रहे सियार, 2 बच्चों समेत 3 पर किया अटैक। बाराबंकी में 30 के महापर्व पर महिलाओं की उमड़ी है भीड़, व्रत रखकर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना की। अलीगढ़ में टेंट के गोदाम में भीषण आग लगी है, लाखों का सामान जलकर राख, सूचना पर पहुंची है टीम, आग को कंट्रोल किया। एटा में कार सवार ने शख्स को उतार दिया मौत के घाट, घटना के बाद इलाके में फैली है सनसनी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। अलीगढ़ में भाकियों पदाधिकारियों का बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन, किसानों ने मीटर उतारकर SDM को सौंपा। आगरा में महिला अधिवक्ता की हत्या का मामला, अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन, अधिवक्ता सुरक्षा कानून की मांग। रामपुर में नाबालिग युवती का अपहरण का मामला सामने आया, नर्सिंग होम संचालक पर लगाया अपहरण का आरोप। एटा में क्लिनिक सील करने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम की जमकर पिटाई, आरोपी क्लिनिक संचालक पर FIR दर्ज। MU नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ हो रहा दुर्व्यवहार, विश्वविद्यालय प्रशासन पर लगा गंभीर आरोप। लखनऊ में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ शुरू हुई मुहिम, बिल संशोधन का विरोध दर्ज कराने की अपील।